वन विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक फर्स्ट के इस खास स्टूडियो में। सर, आपसे हम लगातार चर्चा करते रहे हैं और सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे, मुबारकबाद भी देंगे। आपने एक लक्ष्य लिया था कूनो पालनपुर का, काफ़ी सवाल भी हम आपसे पूछा करते थे कि तारीख कब है, और अब वो लक्ष्य आपने हासिल कर लिया है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है। किस तरह की फीलिंग है सर आपकी? हिंदुस्तान में चीते लाना, ये अद्भुत और अनोखा प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश सरकार को चुना कि वहाँ उनका ठीक ढंग से चीते सुरक्षित रहेंगे, ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि उन चीतों को हमने बड़े बाड़ों में छोड़ दिया, वो यहाँ के वातावरण पर्यावरण से अनुकूल तक फिट बिठा लिया है और स्वयं अपना भोजन वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि वो सारे चीते लगभग 2 महीने बाद भी सुरक्षित हैं, तंदुरुस्त हैं और आज अपना भोजन स्वयं ढूंढ करके और खा रहे हैं। आप नियमित वहाँ की जानकारी लेते रहते हैं, आपने खुद ने भी कई बार वहाँ पर विजिट किया है, पहले भी उसके बाद भी। जब आप इस पूरे के पूरे पार्क को आप देखते हैं तो क्या मन में आता है कि आगे क्या कुछ और करना है? देखिए, इतना अच्छा वो पार्क है। आज जैसे ही हम लगभग 20 चीतों को वहाँ पर छोड़ेंगे, 8 चीते हमारे पास आ चुके हैं, 8 चीते अफ्रीका से और आने वाले हैं, नामीबिया से आ चुके हैं। उसके बाद जब चीते वहाँ बढ़ेंगे तो उनको हम नोरादेही में भी छोड़ेंगे, गांधी सागर में भी छोड़ेंगे। टूरिज्म की दृष्टि से और वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा दिन होगा, क्योंकि शिवपुरी में भी जनवरी में हम लोग 3 से 5 टाइगर छोड़ने वाले हैं माधव नेशनल पार्क में। तो शिवपुरी से लेकर के और उधर मथुरा, आगरा, पालपुर, कूनो में चीता देखो, एक अच्छा ट्रैक वाइल्ड लाइफ का बन जाएगा। जी, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश पहले से ही है, आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, चीते भी आ गए हैं। जो बिग टाइगर जो है, जिसे बब्बर शेर कहते हैं, उसकी एक मुहिम क्या अब धीमी पड़ गई या फिर वो भी लक्ष्य में शामिल? देखिए, बब्बर शेर का प्रकरण अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन हम अपने आप में गौरवान्वित हैं कि हम जहाँ लेपर्ड स्टेट है, जहाँ पर टाइगर स्टेट है, वहीं घड़ियालों में हम टॉप पर हैं, गिद्धों में हम टॉप पर हैं और अब चीतों में भी हम टॉप पे हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं। हमारा प्रबंधन, हमारे वन अधिकारी काफ़ी कुछ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, हाल ही में कुछ अखबारों में ऐसी खबरें आती हैं, टीवी पे आती हैं कि रेलवे ट्रैक से गुजरते वक्त टाइगर की मौत हो जाती है, कटने से मौत हो जाती है। कुछ शिकार की भी जो अंदेशा आते हैं कि भाई टाइगर की मौत हो गई है, तो इन घटनाओं को आप किस तरह से देखते हो और उस पर रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? वन्य प्राणी और मनुष्यों का जो द्वंद्व है, ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना है। वन्य प्राणी शहरों में नहीं आ रहे। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि हम शहर वाले वन्य प्राणी की ओर जा रहे हैं। हम अपना घर बनाते बनाते जंगल की ओर जा रहे हैं और जिसके कारण वन्य प्राणी और आदमी का द्वंद्व चालू है। अभी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं, जन जागृति लाए हैं और उसका नतीजा ये है, घटनाएं कम हुई हैं और जो वाइल्ड लाइफ आपने कहा कि कई ट्रेन के ट्रैक से कट जाते हैं जी, कहीं घरों में आ जाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर आप देखना चाहें, पेंच नेशनल पार्क में जब 2007 में मैं वन मंत्री था, मैंने नेशनल हाईवे को वहाँ बनने से रोक दिया था और आज 29 किलोमीटर 6 लाइन रोड जंगल के ऊपर से निकला है। सारे वन प्राणी उसके अंदर से निकल रहे हैं। लाइट और साउंड तक जंगल में नहीं जाता। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में ऐसा 6 लाइन ट्रैक जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए हमने बनाकर मध्य प्रदेश में दिखाया है जी। आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि जहाँ से वाइल्ड लाइफ गुजरती हो वहाँ पर रोड और रेलवे लाइन ऐसा ही व्यवस्था करें ताकि जानवर कम से कम हानि हो। बड़ी बात आपने कही है। सर, आदिवासियों को लेकर भी, क्योंकि हम जब भी आपसे चर्चा करते हैं उसमें भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं। आप खुद एक ऐसी रॉयल फैमिली से आते हैं, राजसी परिवार से आते हैं कि आदिवासियों के हितों में काम करते आए हैं। वन्य का भी उससे काफ़ी
जुड़ाव रहता है। तो जब आप वन क्षेत्र में जाते हैं, आदिवासी से मुलाकात करते हैं, तो उनसे क्या कुछ आप उनको समझाइश देते हैं, क्या नसीहत देते हैं, उनके लिए क्या कुछ करते हैं? देखिए, बहुत बड़ा एक काम मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। जंगलों में केवल जानवरों से ही प्रॉब्लम नहीं होती। कई हमारे जो व्यक्ति हैं वो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं कि जंगल की ज़मीन खेती के लिए मिल जाएगी, लकड़ी काट के हम चोरी से बेच देंगे। अब इतना बड़ा खुला जंगल है, केवल कानून के भरोसे हम मध्य प्रदेश के जंगल की रखवाली नहीं कर सकते जी। हमें जन जागृति लाना होगा, लोगों को समझाना होगा, और जो जंगल हैं, जंगल में जनता की हिस्सेदारी करना पड़ेगा, तब हम जंगल सुरक्षित रख पाएंगे। आपके लिए मैं बता दूं, हमने जो नया कानून लाया है, पहले अगर सागवान के झाड़ कटते थे, जंगल कटते थे, तो लोग समझते थे कि हम क्यों रखवाली करें, ये तो सरकार का है, और इसलिए चोरी करने वालों को भी वो नहीं रोकते थे। लेकिन अब हमने ये नियम बना दिया है, अगर सागवान के 100 झाड़ कटेंगे तो इसमें से 20% इसमें जो भी बिकने के बाद पैसा आएगा उसकी हिस्सेदारी जंगल के हमारे वनवासियों की कर दी है। 20% हिस्सेदारी हमने सागवान की लकड़ी पर। अब हमने जंगल में रहने वालों को हिस्सेदार बना लिया, वो केवल नौकर नहीं है, हमने हिस्सेदारी बना ली कि 80% सरकार का और 20% आपका। अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि जब जंगल चोरी करने जाते हैं लोग, तो हमसे पहले, वन विभाग से पहले वन समितियां उनको रोकती हैं। इस तरीके की अनेक चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। बांस लगाने में हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, और बांस लगाने के बाद जो फ़ायदा होता है वो 100% हम वन समितियों को देते हैं कि बांस लगाने के बाद जो फ़ायदा होगा सरकार काट के बेचेगी, लेकिन हम बांस का कुछ पैसा नहीं रखेंगे। आपका बांस, आपका जो फ़ायदा वो आपके डेवलपमेंट में खर्च हो। ऐसे अनेक चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। तो जनजातीय दिवस पर राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो मध्य प्रदेश आ रही हैं, ये खबर आ चुकी है। किस तरह से आप देखते हैं, और आप स्वयं एक जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कितने गौरव की बात है? देखिए, गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर हम मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्रथम महिला आदिवासी हैं, और वो शायद 15 तारीख को मध्य प्रदेश आदिवासी गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर शेड्यूल लाने की शायद उन्होंने अनुमति दी है जी। ये हमारे लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं बरसों में स्वयं भी आदिवासी हूं, और देश की आज़ादी में आदिवासियों का योगदान बड़ा महत्व। बिरसा मुंडा हो, भीमा नायक हो, टंटिया मामा हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, इन सब की कहानी आपसे हमसे किसी से छुपी नहीं है। ज़रूरत इस बात की थी कि आज देश के आने वाली पीढ़ी को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, इतिहास लिखने वालों ने बेईमानी करी, हम तो मानते हैं, जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया, और शंकर शाह, रघुनाथ शाह जिनके अंग्रेजों ने तोप से चिथड़े उड़ा दिए, जिनको फांसी पर लटका दिए, बिरसा मुंडा और टंटे मामा जैसे लोग, उनके लिए देश की आज़ादी के इतिहास में 4 लाइन नहीं होना। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं शिवराज जी की सरकार को, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इन जनजाति वीर नायकों को फिर से आने वाली पीढ़ी के सामने एक गौरव के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है, और जनजातीय गौरव उत्सव बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मना रहे हैं। ऐसे हर नेता का, चाहे वो बिरसा मुंडा का हो, चाहे टंटे मामा का हो, चाहे भीमा नायक का हो, चाहे शंकर शाह, रघुनाथ शाह का हो, हम लोग, हमारी सरकार आने वाली पीढ़ियों को आदिवासियों का योगदान देश की आज़ादी में ये दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, देश की आज़ादी में दिखाना चाहते हो, लगातार आप इसको प्रयास भी करते रहते हैं। मंत्री जी, एक सवाल थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है। लोकायुक्त का एक प्रकरण है जो जिसमें आपकी संपत्ति को लेकर जांच चल रही है, इस प्रकरण के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग जिस फील्ड में हैं, राजनीतिक फील्ड में जो लगातार आगे बढ़ रहा है, मैं 32 साल से विधायक, ऐसे ही नहीं हम लोग जनता का दिल जीतते। 32 साल के राजनीतिक जीवन में आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, और प्रकरण कोई दर्ज नहीं है, प्रकरण की जांच चलती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हम स्वयं भी चाहते हैं कि राजनीति करने वाला व्यक्ति, कोई ऐसे आरोप उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगर कुछ है, कोई आरोप लगाता है तो जांच होना चाहिए। हम इस पक्ष में, हमने जिन चीज़ों की जांच की आप बात कर रहे हैं, हमने स्वयं एफिडेविट देके दिया है कि ये चीज़ हमारी है,
ये हमने ली है। हम इतना पैसा हम इनकम टैक्स में भरते हैं और इसकी निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। कोई समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसकी चिंता करते हैं, और अगर इलीगल तरीके से किसी ने धन कमाया तो उसके पक्ष में हम बिल्कुल नहीं है। जो जांच, अगर आप लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी कोई भी राजनेता हो, कोई भी आरोप लगा दो, जिन्होंने जो आरोप लगाए, तुम्हारी इतनी होटल्स हैं, इतने विदेशों में इतनी ज़मीनें हैं, इतने होटल्स हैं, इतनी 5 स्टार होटल्स हैं, इतने वेयर हाउस हैं, मैं उनकी बुद्धि को प्रणाम करता हूँ। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है, मैंने कैसे लिया ये आपके सामने, मैंने एफिडेविट लिख के दिया वो आपके सामने। जिस एजेंसी से चाहें आप जांच करा सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खाली आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ आरोपी लगाना, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। एक सवाल राजनीतिक गलियारे में होता है कि देखिए साहब, विजय शाह जी वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पिताजी जब कोई चुनाव लड़ता नहीं था तो मेरे 1962 और 67 जनसंघ से मेरे फादर चुनाव लड़े। मेरी खेती, मेरे मदर के गहने गिरवी रख करके उन्होंने राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा को चुना। वो सफल नहीं हो पाया, एक अलग बात है। राजनीति करना कोई बुराई नहीं समझता मैं। जब हम लोग देखा, क्योंकि हमारे पिताजी और हम लोग राज परिवार में पैदा हुए, राजनीति हमारा व्यापार व्यवसाय नहीं है, जनता की सेवा का माध्यम है। और जब हम लोग पढ़ लिख करके कॉलेज में गए, वहाँ से जब विद्यार्थी परिषद के नाते शिवराज जी से जुड़े, कॉलेज में आने के बाद जब राजमाता जी साहब ने मुझे बुलाया कि आप पढ़े लिखे हो, विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हो, आपके पिताजी 2 बार हम चाहते थे राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करें, वो नहीं आए, और हम चाहते हैं कि आप वहाँ से चुनाव लड़ो। उसके बाद मुझे 90 में टिकट मिला, और 90 में टिकट मिलने के बाद लगातार आज 32 साल से मैं उसी जगह से एमएलए हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, जनता का प्रेम है कि वोट के रूप में उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है। इसलिए एक बार कोई आगे बढ़ा सकता है, लेकिन 7 बार कोई चुनाव नहीं जीत सकता बिना जनता का दिल जीते। अभी मेरा बेटा भी जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है जी, लेकिन वो जनता का लीडर है, जनता के लिए काम करता है। हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा रहे, जनता उसको आगे बढ़ा रही है। इसलिए जो जनता का काम करेगा, वो किसी का लीडर हो या नहीं हो, किसी का बच्चा हो या ना हो, इतने वोट से वो चुनाव जीता है जितने वोट से कभी मैं कभी नहीं जीता। 37,000 वोट में से 32,000 वोट उसको मिले, तो कहीं ना कहीं काम के माध्यम से उसने भी जनता का दिल जीता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक परिवार का अगर बेटा बेटी हो, अगर वो जनता के बीच रहता है, काम करता है और जनता उसको आगे बढ़ाती है, तो इसको मैं वंशवाद का नाम देना ठीक है। राजनीति से हटके एक बार फिर से विभाग की ओर लौटेंगे। मंत्री जी, विदिशा में पिछले दिनों एक घटना घटी थी जिसमें लकड़ी को कुछ चोरी करने के ऐसे इस तरह के आरोप लगे थे। इस दौरान वनकर्मी वहाँ पहुंचे थे, गोली चालन हुआ था, कुछ आदिवासियों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से जो वनकर्मी हैं वो अपने हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं, उन्हें सरेंडर कर दी हैं। ये इस तरह की जानकारी आपको मिली होगी, इस पर क्या विचार कर रहे हैं? वन विभाग का इतना बड़ा हमला, और उसकी सुरक्षा भी और वनों की सुरक्षा भी हमारा दायित्व। हमने ये सोच करके बंदूकें दी थी कि बंदूक से देख करके लोग डर जाएंगे। चलाने के अधिकार हमने नहीं दिए, डराने के अधिकार दिए थे। लेकिन वो डराने के अधिकार से जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो लकड़ी काटने वाले माफिया हैं, वो डर नहीं रहे। वो हमारे ही बंदूक छीन करके हमारे कर्मचारी पे लगा रहे। अभी पिछले दिनों जो घटना हुई गुना जिले में, उसके लिए हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि क्या और अधिकार हम वन कर्मियों को दें, क्या और, जैसा मैंने कहा कि वनों की सुरक्षा के लिए हम ग्राम समिति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जनता को भागीदार बनाना चाहते हैं। 20% की राशि हम जनता को दे चुके हैं कि जंगल आपका है, आप रखवाली करो, बचेगा तो आपको भी मिलेगा। ऐसे हम जन जागरूकता शिविर लगा रहे हैं कि केवल बंदूक के भरोसे जंगल की रक्षा, क्योंकि ये देश की रक्षा नहीं, ये जंगल की रक्षा। बंदूक के भरोसे जंगल की रक्षा कटाने के मैं पक्ष में नहीं हूं।
बंदूकें डराने के लिए दी गई थी, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है हम लोग समीक्षा करके कुछ, लेकिन जो लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो पकड़े गए और उनको कानून अपना काम कर रहे हैं। मंत्री जी, आप लगातार भ्रमण करते हैं। अगर हम सिर्फ राजधानी भोपाल की बात करें तो काफ़ी जो वन क्षेत्र है वहाँ पर कई रसूखदारों ने अपने फार्म हाउस बना लिए हैं, कई रसूखदारों ने वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तान दी है। सिर्फ राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो जब आप ये देखते हैं तो किस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सवाल उठता है। देखिए, वनों में तो कोई अतिक्रमण नहीं है। वनों से लगे हुए जो ग्रीन बेल्ट है और उस ग्रीन बेल्ट में अगर किसी ने फार्म हाउस बना लिए हैं, विधिवत अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्चुअली जो हमारी सीमा यहाँ खत्म हो जाती है उसके बाद हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। ग्रीन बेल्ट या इको सेंसिटिव जोन जिसको कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन या ग्रीन बेल्ट, ये प्रशासन, नगरीय प्रशासन, शहरी विकास और पर्यावरण, इन विभागों का दायित्व है। लेकिन समय समय पर हमारी टीम भी इनके साथ बैठती है और ऐसी कोई गंभीर शिकायत अगर आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई। अभी हाल में तस्वीर आई थी कान्हा में, आपने पैंथर को देखा और आप खुद भी वन जीवों के साथ लगातार जो है आपकी तस्वीरें भी आती हैं, आप खुद तमाम पार्क में भी जाते हैं, भ्रमण करते हैं। जब ये इस तरह की जो दुर्लभ तस्वीर आपके सामने आती है, आप खुद देखते हैं तो कैसा अनुभव होता है? देखिए, आप और हमने सबने जंगल बुक का नाम सुना और वो जंगल बुक सिवनी में कि जंगलों में को लेकर के बनाई गई ऐसा मान्यता है। वहीं पर अभी हमने 5 तारीख को काले पैंथर को देखा और काले पैंथर का हवाला जंगल बुक में है जी, बगीरा के नाम पे। अभी 18 तारीख से ही वापस हम स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे बच्ची है उनको लेकर के एक वहाँ मोगली उत्सव करने वाले हैं। आप भी आएँ और उन बच्चों से मिले जो मध्य प्रदेश के हर जिले के एक लड़का और एक लड़की या 2 लड़का या 2 लड़की हर जिले से होंगे और जिन्होंने प्रतियोगिता के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, विचारों के माध्यम से वन विभाग के बारे में जो टॉप पे किया है, उन बच्चे बच्चियों को हर जिले से 2 यानी लगभग 300-400 बच्चे होंगे जो 18, 19, 20 पेज में रहेंगे। जंगल, पर्यावरण, ऑक्सीजन और वो सारी कहानियों का वो अध्ययन करेंगे, वन पर्यावरण से जानकारी लेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उत्सव उन बच्चों के जीवन में दूसरा नहीं। मंत्री जी, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लगभग 1 साल का समय है अगले चुनाव में। कौन से ऐसे लक्ष्य है जो बतौर वन विभाग के मुखिया होने के नाते आप इस दौरान पूरा कर लेना चाहते हैं? क्योंकि काफ़ी लक्ष्य तो आपने पूरे कर लिए हैं, वो कौन से ऐसे बड़े लक्ष्य हैं जो अभी होना बाकी है? देखिए, वन मंत्री होने के नाते हम चाहते हैं कि वनों की अवैध कटाई पूरी तरह बंद हो। जो जनता चाहती है, जो आदिवासी चाहते हैं, वो जंगल की सुरक्षा करें। हमारे साथ वन समिति बनाए, सुरक्षा समिति बनाए और ये जंगल आपका है। जंगल रहेंगे तो ऑक्सीजन रहेगी, जंगल रहेंगे तो वन पॉइंट रहेगा, जंगल रहेगा तो जीवन रहेगा। ये केवल हमारे बबूते नहीं है। हम चाहते हैं सुरक्षा आप करो और हिस्सेदारी में सहभागी बनो। अगर आपको लगता है कि 20% कम है, हम चौकीदारी कर रहे हैं, बढ़ाना है तो आप बताइए, हम बढ़ाने को भी तैयार हैं, लेकिन चौकीदारी आप करो। जंगल की सुरक्षा जंगल में रहने वाला व्यक्ति करेगा। यहाँ से हम अगर 200 बंदूक वाले भेज देंगे तो सुरक्षा नहीं कर पाएंगे और फिर होगा यही, या तो गोलियां चलेगी या लोग मारे जाएंगे। तो ये बेसिक जंगल बचाने का फंडा है, उसको हम आने वाले समय में और अच्छी तरीके से धरातल पर उतारना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रोजगार, ऐसे इको टूरिज्म सेंसिटिव जोन नहीं है और ऐसे इको टूरिज्म साइट्स हैं, हम वहाँ के लोगों को लीज पर देना चाहते हैं। 10-10 साल की लीज पर दे रहे हैं जी, ताकि वो छोटा मोटा रोजगार चलाएं, प्रीफेब के होटल्स चलाएं, लोगों को आकर्षित करें, अपने घर में छोटे से कमरे को ठीक करके ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए वो कराएं। ऐसे 27 साइट्स इको टूरिज्म सेंसिटिव जोन के बाहर थे जी, उनको हमने जनता के साथ जोड़ा है ताकि वो रोजगार चलाएं, बफर में सफर। क्योंकि आपको मालूम है कोर एरिया में हम लोग 4 महीने वाइल्ड लाइफ नहीं दिखाते हैं, लेकिन कोर एरिया का जानवर बफर में जाता है, हमने कोई बंदिश नहीं लगाई। छोटे लोग हैं,
गांव के लोग हैं, उनका पेट है, ड्राइवर हैं, आपका गाइड्स हैं, छोटे मोटे होटल्स वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इन सब का पेट भरे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बफर में सफर यानी कोर एरिया के बाहर हमने साल भर चलाया है और साल भर में हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए हैं और अब होटल्स और गाड़ियां साल भर चल रही हैं। इस तरीके से हम जंगल को भी बचा रहे हैं, जानवर को भी बचा रहे हैं और लोगों को रोजगार भी देने का एक अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही सहज और सरल हमेशा जब आपसे चर्चा करते हैं तो उसी तरह से आपके जवाब भी मिलते हैं। कई बार हैरानी होती है कि मीडिया में आपकी जो छवि बनाई जाती है या हेडिंग जब आती है तो बिल्कुल विपरीत आती है। आप जब ऐसी हेडिंग पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, मीडिया के हमारे सभी साथी भाई हैं और केवल नेगेटिव ही नहीं छापते, अच्छा भी छापते हैं। आपके जैसे और भी लोग हैं जो सही जानकारी देते हैं, सही चीज़ चलाते हैं। और हम तो कहते हैं कि हम जिस पद पर हैं, अगर हम से गलती भी होती है उसको भी आप जनता को बताइए, क्योंकि आपसे बड़ा कोई दिखाने वाला नहीं है। चौथे स्तंभ पे प्रजातंत्र क्या, अगर उनका लीडर कुछ गलत कर रहा है तो उसको ठीक ढंग से दिखाने का काम भी आपकी जवाबदारी है। और हमारा तो ये फर्ज है कि हम तो कहते हैं कि भाई निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हमसे अगर गलती होती है, आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम उसको ठीक करके, हम कोई भगवान नहीं, हम भी इंसान हैं, हम उसको ठीक करके फिर नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। और कई चीज़ें मैं आपको आज स्वीकार करता हूँ कि कई चीज़ें हम लोग अखबारों में या टीवी में देखने के बाद हम अपने कामों में सुधार करते हैं, पर हम आप लोगों को बताते नहीं कि हमने आपके कहने से सुधार किया, लेकिन करते हैं हम आपके कहने से। ये सुधार हो जाए वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, हमेशा की तरह अपने सहज और सरल और मृद स्वभाव की वजह से और बहुत ही अच्छे आप सवालों का जवाब बिल्कुल बेबाकी के साथ देते आए हैं। आगे भी हम सवाल पूछते रहेंगे। दर्शकों, फॉरेस्ट फर्स्ट के इस खास एपिसोड में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी हमारे साथ मौजूद थे। फॉरेस्ट की तमाम जो घटना है, तमाम गतिविधियां हैं, इसकी जानकारी आपको फॉरेस्ट फर्स्ट के माध्यम से मिलती रहेगी। मंत्री जी से हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट न्यूज़। अपने मित्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।